सोचो, कल ही किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया होगा। शायद तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप गया, या फिर घर में ही कोई तुम्हें गलत रास्ते पर भटका रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे क्या करो। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग या तो मुंह फेर लेते हैं, सोचते हैं चलो कुछ नहीं हुआ, या फिर अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। कुछ लोग चालाकी से काम लेने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन इन सब का नतीजा क्या होता है? ज्यादातर बार हम और मुसीबत में फंस जाते हैं। असल में जिंदगी में जो भी टकराव आए उसे झेलना ही काफी नहीं है, उसे अपने हिसाब से मोड़ना आना चाहिए, और इसके लिए एक रणनीति चाहिए, एक योजना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन की किताब की 3 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर यही सिखाती है। ये किताब सदियों पुरानी युद्ध रणनीतियों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। चाहे ऑफिस की राजनीति हो, किसी का विश्वासघात हो या कोई बड़ी मुकाबला हो, ये रणनीतियां तुम्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह खड़े रहने की बजाय एक माहिर खिलाड़ी बना देती हैं। किताब की शुरुआत में रॉबर्ट ग्रीन 6 बुनियादी सिद्धांत बताते हैं जो युद्ध की पूरी सोच ही बदल देते हैं। पहला, चीजों को वैसे ही देखो जैसी वे हैं, अपनी भावनाओं को अलग रखो। गुस्सा, डर, उम्मीद, ये सब तुम्हारी सोच को धुंधला कर देते हैं। दूसरा, लोगों को उनके कामों से परखो, बातों से नहीं। असली इरादे तो हरकतों में झलकते हैं, वादों में नहीं। तीसरा, अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपनी अक्ल, अपने हुनर, अपनी मेहनत पर निर्भर रहो, किसी और के सहारे पर नहीं। चौथा, एथेना की पूजा करो, एरिस की नहीं, मतलब समझदारी और योजना को चुनो, अंधे गुस्से को नहीं। पांचवा, अपने आप को लड़ाई से ऊपर उठाओ, छोटी छोटी लड़ाइयों में मत उलझो, अपने बड़े लक्ष्य पर नजर रखो। छठा, अपनी लड़ाई को आध्यात्मिक बनाओ, हर चुनौती को बढ़ने का मौका समझो। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारे दिमाग को तेज करता है। इन 6 सिद्धांतों को अपनाओ और तुम सिर्फ इस किताब की रणनीतियों में ही माहिर नहीं बनोगे, बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना ताकत, साफ सोच और समझदारी से कर पाओगे। पहली रणनीति कहती है, अपने दुश्मनों पर युद्ध का ऐलान करो। 400 साल पहले की बात है। यूनान का एक सैनिक नेता था, जेनोफॉन। वो अपनी सेना के साथ दुश्मन के इलाके में फंस गया था। उनका कमांडर मर चुका था, मिशन फेल हो गया था और सैनिकों का हौसला टूट चुका था। भटके हुए, बिना दिशा के सैनिक एक दूसरे पर ही भड़क रहे थे। डर और भ्रम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जेनोफॉन समझ गया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर की अफरा तफरी थी। उसने अपनी सेना को एक साफ मिशन दिया, घर वापस लड़ते हुए जाना है। इस मकसद ने सबको एक कर दिया। डर एकता में बदल गया और हैरानी की बात, वे सफल हुए। इससे क्या सीख मिलती है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर तुम्हारे अंदर होता है, शक, डर या साफ मकसद की कमी। लेकिन एक बाहरी दुश्मन तुम्हारी ऊर्जा को एक दिशा दे सकता है। असली लड़ाई शुरू करने से पहले पहचानो कौन तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन पहचानने के लिए लोगों के व्यवहार पर नजर रखो। देखो कि मुश्किल वक्त में वे कैसे रिएक्ट करते हैं। जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनसे सावधान रहो। हो सकता है वे अपने असली इरादे छुपा रहे हो। लेकिन हर जगह दुश्मन मत देखने लगो, नहीं तो खुद अपनी ही बर्बादी कर लोगे। दुश्मन पहचानने के बाद फौरन लड़ाई में मत कूद जाओ। पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतो। डर, अहंकार, आलस, शक, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें काबू में किए बिना बाहर की कोई भी लड़ाई जीतना मुश्किल है। दुश्मन की मौजूदगी का इस्तेमाल करो अपने हुनर तेज करने के लिए। अपनी पहचान मजबूत करो। समझो तुम क्या नहीं बनना चाहते। लोकप्रियता से ज्यादा इज्जत को अहमियत दो। अपने मूल्यों पर अड़े रहो और जज्बाती प्रतिक्रिया से बचो। असली रणनीतिकार शांति से काम लेता है, अपनी ऊर्जा उन लड़ाइयों के लिए बचाता है जो सच में मायने रखती हैं। दूसरी रणनीति है, पिछली लड़ाई मत लड़ो। मियामोतो मुसाशी जापान का एक महान समुराई योद्धा था। उसकी खासियत थी अनुमान न लगने देना।
वो अपनी रणनीति लगातार बदलता रहता था, जिससे दुश्मन घबरा जाते थे। जब दुश्मन को पता ही नहीं चले कि अगला हमला कहां से आएगा, तो वो हार जाता है। मुसाशी का फलसफा आज भी सही है, जो कल काम आया जरूरी नहीं कि आज भी काम आए। सफलता के लिए लगातार बदलना जरूरी है। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी पुरानी जीत और हार का बोझ तुम्हें रोक देता है। पुराने तरीके, पुरानी यादें, वो चीजें जो पहले काम आईं, इनसे चिपके रहना तुम्हें जकड़ लेता है। कभी अपनी सफलता को आत्मविश्वास की ज्यादती मत बनने दो। सोचना कि पुरानी रणनीति हमेशा काम आएगी, ये सोच तुम्हें बदलने से रोकती है। और कभी अपनी असफलताओं से लकवाग्रस्त मत हो। गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन उनमें उलझे रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। सफलता और असफलता दोनों अगर सही से न संभाले जाएं, तो तुम्हारी सोच को विकृत कर देते हैं। तय रणनीतियां और विश्वास भले ही सुरक्षित लगें, लेकिन आखिर में वे तुम्हें कैद कर लेते हैं। बढ़ने के लिए अपने ज्ञान को चुनौती दो। जरूरत पड़े तो अपने सबसे भरोसेमंद तरीकों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहो। सवाल करो हर चीज। अपने सिद्धांतों और तरीकों को अस्थायी मानो। लगातार जांचते रहो कि वे आज भी काम के हैं या नहीं। पुरानी आदतों की जंजीरें तोड़ो। पुरानी जीत के आराम और बदलाव के डर से मुक्त हो जाओ। जिज्ञासा अपनाओ। हर चीज को एक नए सीखने वाले की नजर से देखो। महान रणनीतिकार लचीले रहते हैं। हर चुनौती का जवाब नए विचारों और साहसिक रचनात्मकता से देते हैं। पुराने फॉर्मूले दोहराना बंद करो। कल के हल आज की सफलता की गारंटी नहीं देंगे। मौजूदा हालात को समझो और उसके हिसाब से अपनी रणनीति ढालो। जोखिम उठाओ। बढ़ना असहज होता है। नए तरीके आजमाना परेशान कर सकता है, लेकिन आगे रहने का यही एक रास्ता है। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें जियो मत। वर्तमान पर ध्यान दो। लगातार अपने सिद्धांतों की जांच करते रहो। अपने पुराने युद्धों की याद मिटाओ। अच्छे रणनीतिकार अतीत के चश्मे से नहीं, बल्कि वर्तमान की असलियत के आईने से चीजें देखते हैं। तीसरी रणनीति कहती है, अफरा तफरी में भी दिमाग मत खो। सन 1808 में कोपेनहेगन की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश एडमिरल लॉर्ड नेल्सन एक भयानक स्थिति में फंसे थे। उनके बड़े अफसर ने डर के मारे पीछे हटने का संकेत दिया, लेकिन नेल्सन ने शांति से अपनी दूरबीन अपनी अंधी आंख पर लगाई और कहा, मुझे कोई संकेत नहीं दिख रहा। इस साहसिक अवज्ञा ने लड़ाई का रुख बदल दिया। नेल्सन ने तेजी से कदम उठाए, बड़ी तस्वीर देखी और फैसला लिया। नेल्सन का उदाहरण बताता है कि मुसीबत में शांत और संयत रहना तुम्हें फैसला लेने, विश्वास जगाने और संकट को जीत में बदलने की ताकत देता है। लड़ाई की गर्मी में अराजकता राज करती है। तुम्हारा दिमाग अचानक झटकों, शकों, यहां तक कि अपने ही साथियों की आलोचनाओं से भर जाता है। ऐसे पलों में जज्बाती हो जाना आसान है। डर, निराशा या हताशा में डूब जाना। लेकिन सफलता के लिए कुछ और चाहिए। मानसिक उपस्थिति चाहिए। मानसिक उपस्थिति का मतलब है शोर से ऊपर उठना, अफरातफरी से अलग हो जाना और स्पष्टता से स्थिति को समझना। यह अपनी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है, ताकि वे तुम पर हावी न हो जाए। मानसिक उपस्थिति के साथ तुम अव्यवस्था में छुपे अवसर देख सकते हो। बदलते हालात के हिसाब से तेजी से ढल सकते हो। अपने आसपास के लोगों में विश्वास जगा सकते हो। तूफान में शांति का स्रोत बन सकते हो, जबकि दूसरे घबराहट में डूब जाते हैं। मानसिक उपस्थिति वाले लोग संकट को फायदे में बदल देते हैं। मानसिक उपस्थिति विकसित करना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक हुनर है जिसे कोई भी जानबूझकर अभ्यास से सीख सकता है। पहला, अपने दिमाग को मुसीबत के लिए तैयार करो। चुनौतियों का सामना करो। अपने डर का सीधा सामना करो। टालना सिर्फ चिंता बढ़ाता है। जितना ज्यादा तुम मुसीबत का सामना करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा। खुद पर निर्भर रहो। दूसरों पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। समस्याओं को खुद हल करके, अपने फैसले पर भरोसा करके आत्मविश्वास बनाओ। जब घबराहट बढ़े तो छोटे,
आसान कामों पर ध्यान दो। बुनियादी काम पूरे करने से स्पष्टता वापस आती है और अराजकता कम होती है। दूसरा, मूर्खों को खुशी से सहन करो। विचलित करने वाले और मुश्किल लोग हर जगह होते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा या ध्यान बर्बाद मत करने दो। उन्हें छोटी सी तकलीफ मानो जो तुम्हारी भावनाओं के लायक नहीं। तीसरा, उंगलियों का एहसास विकसित करो। त्वरित सहज निर्णय लेने की क्षमता को तेज करो। मानसिक फुर्ती का अभ्यास करो ताकि दुश्मनों को पता चलने से पहले ही तुम उन्हें पछाड़ सको। चौथा, अलग हो जाओ और नजरिया बदलो। लोगों को वैसे देखो जैसे वे हैं, डरावनी कल्पना की तरह नहीं। उन्हें दोषपूर्ण, असुरक्षित इंसान या बच्चे की तरह सोचो और जो डर वे जगाते हैं उसे हटा दो। पल के जज्बाती खिंचाव का सक्रिय रूप से विरोध करो। अलगाव तुम्हें स्पष्टता और नियंत्रण बनाए रखने देता है। मानसिक उपस्थिति विकसित करना तुम्हें अराजक पलों में स्पष्टता और नियंत्रण देता है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इस स्पष्टता को कैसे लागू करें। अव्यवस्था का सामना करते वक्त स्थिति के हिसाब से दो मुख्य रणनीति अपना सकते हो। पहली, अति आक्रामक रणनीति। जब हिचकिचाहट हार में बदल सकती है तो साहसी और निर्णायक तरीके से कार्य करो। यहाँ तक कि आत्मविश्वास के साथ की गई गलतियां भी अक्सर सुधारी जा सकती हैं, लेकिन निष्क्रियता लगभग हमेशा हार की गारंटी देती है। दूसरी, अलग बुद्ध रणनीति। जिन स्थितियों में रणनीतिक धैर्य की मांग हो वहां भावनात्मक रूप से अलग हो जाओ और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करो। ये पूरक रणनीतियां तुम्हें मानसिक उपस्थिति को कार्रवाई में बदलने की अनुमति देती हैं, चाहे साहसिक आक्रामकता के जरिए हो या गणनात्मक शांति के माध्यम से। अराजक स्थितियों में मानसिक उपस्थिति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। शोर से अलग होकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और निर्णायक रूप से कार्य करके तुम स्पष्टता और नियंत्रण पा लेते हो। अपने दिमाग को दबाव में फलने फूलने के लिए प्रशिक्षित करो और तुम वहां अवसर पाओगे जहां दूसरों को सिर्फ बाधाएं दिखती हैं। चौथी रणनीति है तात्कालिकता और बेचैनी की भावना पैदा करो। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, रूस के महानतम उपन्यासकारों में से एक, ने अपनी मृत्यु का सामना सबसे नाटकीय तरीके से किया। मौत की सजा सुनाई गई, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया, लेकिन आखिरी पल में बचा लिया गया। मौत के इस करीबी अनुभव ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन से उन्होंने ऐसे काम किया जैसे हर लेखन उनका आखिरी हो सकता है। उन्होंने आदर्श परिस्थितियों या प्रेरणा का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तात्कालिकता के साथ लिखा और क्राइम एंड पनिशमेंट जैसी कालजयी रचनाएं दी। दोस्तोयेव्स्की का अनुभव सिखाता है कि जब हम सीमित समय की असलियत को स्वीकार करते हैं तो हम विचलनों को हटा सकते हैं। जो सच में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने काम को स्पष्टता और तात्कालिकता के साथ कर सकते हैं। युद्ध और जीवन दोनों में परिवर्तन अक्सर तब आता है जब हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं होती। डेथ ग्राउंड का मतलब है पीछे न हटने की स्थिति, जहां जीवित रहने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और साहसिक कार्रवाई की मांग होती है। जब तुम्हारी पीठ दीवार से लगी हो तो तात्कालिकता तुम्हारे फोकस को तेज करती है, रचनात्मकता को जलाती है और अप्रयुक्त क्षमता को खोलती है। लेकिन जब तुम अपने लिए एक बचाव का रास्ता छोड़ते हो, एक बैकअप प्लान या एक आरामदायक विकल्प, तो यह तुम्हारे ध्यान को बांटता है और तुम्हारे संकल्प को कमजोर करता है। झूठी सुरक्षा तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होने से रोकती है। सफलता के लिए सुरक्षा जाल को खत्म करना और चुनौतियों का सीधा सामना करना जरूरी है। अपने जीवन में डेथ ग्राउंड रणनीति को सक्रिय करने के कुछ तरीके हैं। पहला, जहाज जला दो, फॉल बैक विकल्प हटा दो। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाओ ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता न हो। जब असफलता कोई विकल्प नहीं है तो तुम्हारा दिमाग तेज हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है और तुम काम पर ध्यान केंद्रित करते हो। दूसरा, मृत्यु दर को अपनाओ। सीमित समय की वास्तविकता का उपयोग विचलनों को हटाने के लिए करो।
कल्पना करो कि तुम्हारे पास केवल थोड़ा समय बचा है। तुम क्या प्राथमिकता दोगे? इस तात्कालिकता को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दो और तुम्हें हर दिन उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करने दो। तीसरा, तैयार होने से पहले कार्य करो। सही क्षण का इंतजार एक जाल है। तैयार महसूस करने से पहले शुरू करो और चुनौती को तुम्हें ढालने और बढ़ने के लिए प्रेरित करने दो। कार्रवाई का दबाव तुम्हारे कौशल को तेज करेगा और तुम्हें उच्च दाम स्थितियों में फलने फूलने में मदद करेगा। चौथा, उच्च दाम स्थितियों की तलाश करो। आराम महत्वाकांक्षा को मारता है। अपने आप को चुनौतीपूर्ण वातावरण में रखो जहां दांव ऊंचे हैं। यह तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता है। बासी रिश्तों, अधूरे रूटीन और अनावश्यक सुरक्षा जाल को पीछे छोड़ दो। पांचवा, बेचैन रहो। आत्मसंतोष विकास का दुश्मन है। असंतोष को तुम्हें आगे ले जाने दो। तात्कालिकता की भावना को निरंतर प्रेरक के रूप में उपयोग करो और ठहराव से बचने के लिए जोखिम लेते रहो। कभी भी आराम को अपनी धार को कुंद करने या तुम्हें अपनी अधिक क्षमता से विचलित करने न दो। जबकि तात्कालिकता एक शक्तिशाली उपकरण है, हताशा लापरवाही में बदल सकती है। उन विरोधियों का सामना करने से बचो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वे अप्रत्याशित और खतरनाक है। इसके बजाय उनकी तात्कालिकता की भावना को कम करने का लक्ष्य रखो। उन्हें आत्मसंतोष में सुला दो, फिर जब वे कम से कम उम्मीद करें तब हमला करो। सीमित समय की तात्कालिकता के साथ काम करना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने आप को डेथ ग्राउंड पर रखकर, जहां हिचकिचाहट कोई विकल्प नहीं है, तुम फोकस, ताकत और रचनात्मकता तक पहुंच पाते हो जो अन्यथा सुप्त रहती है। अब तक हमने अपने मन को मजबूत करना और नेतृत्व की कला सीखी है। अब समय है अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ने का, अपनी स्थिति की रक्षा करना। यहाँ रक्षा की सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कला है जो तुम्हें सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर तुम हर भौंकते कुत्ते पर पत्थर फेंकने के लिए रुकोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। उनका तरीका फोकस में निहित था। छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करना। चुनौती यह पहचानने में है कि कौन से कुत्ते तुम्हारी ऊर्जा के लायक हैं। कुछ लड़ाइयां जीती नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें शुरू ही मत करो। दूसरी जीती जा सकती है, लेकिन कई मत सहने लायक नहीं होती। असली रणनीति संयम, सटीकता और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि तुम्हारी लड़ाइयां तुम्हारे संसाधनों के लायक हों। जीवन और युद्ध दोनों में हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन सीमित हैं, समय, ऊर्जा और भौतिक संपत्ति। असली खतरा सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि हर अवसर को पकड़ने या हर लड़ाई लड़ने का प्रलोभन है, जो अति विस्तार और थकान की ओर ले जाता है। सच्ची सफलता अपनी सीमाओं को पहचानने, समझदारी से प्राथमिकता देने और अपने प्रयासों को केंद्रित करने से आती है, जहां उनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। पहला, अपनी सीमाओं को पहचानो। अपनी सीमाओं को जानना कमजोरी नहीं, रणनीतिक जागरूकता है। सफलता अधिक करने से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को केंद्रित करने से आती है, जहां उनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। सीमाओं को स्वीकार करके तुम अपनी ऊर्जा को वहां केंद्रित कर सकते हो जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखती है। जरूरत से बंधे लोग अक्सर शानदार ढंग से नवाचार करते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी में रहने वाले लोग रचनात्मक समाधान खोजते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, जबकि प्रचुर संसाधनों वाले लोग अक्सर विचलनों पर ऊर्जा बर्बाद करते हैं। दूसरा, पायरिक जीत से बचो। हर जीत कीमत के लायक नहीं होती। पायरिक जीत राजा पायरस के नाम पर, जिसकी विजय उसकी सेना की कीमत पर आई, हमें सिखाती है कि जो विजय तुम्हारे संसाधनों को निचोड़ देती है या तुम्हें असुरक्षित छोड़ देती है, वे असल में असफलताएं हैं। आधुनिक शब्दों में, उन व्यवसायों पर विचार करो जो तेजी से विकास के लिए खुद को अधिक विस्तारित करते हैं। वे अक्सर वित्तीय तनाव के तहत ढह जाते हैं। स्थिरता की कीमत पर एक सौदा जीतना या त्वरित विस्तार हासिल करना सच्ची जीत नहीं है। तीसरा, कमजोरियों का रणनीतिक रूप से फायदा उठाओ। कोई भी अजेय नहीं है। हर विरोधी में कमजोरियां होती हैं।
कुंजी इन कमजोरियों का सावधानी पूर्वक आकलन करना और अपने प्रयासों को केंद्रित करना है जहां उनका सबसे अधिक प्रभाव होगा। बिखरे हुए हमलों से बचो जो तुम्हारी ऊर्जा को निकाल देते हैं। इसके बजाय सटीक निर्णायक कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करो। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी डे के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने भारी किलेबंद क्षेत्रों के बजाय नॉर्मैंडी के हल्के बचाव वाले हिस्से को लक्षित किया। कमजोरियों पर यह रणनीतिक फोकस युद्ध के पाठ्यक्रम को बदल गया। चौथा, कड़ी मेहनत के भ्रम का विरोध करो। समाज अक्सर यह विचार बढ़ावा देता है कि कठिन प्रयास या लंबे समय तक काम करना सफलता की गारंटी देता है, लेकिन यह मानसिकता एक जाल है। खुद को अधिक काम करना बेहतर परिणामों की गारंटी नहीं देता, यह थकान की ओर ले जाता है। सच्ची रणनीति में यह जानना शामिल है कि कब कार्य करना है और कब रोकना है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से बेहतर होती है। एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध कार्रवाई 100 बर्बाद घंटों से ज्यादा मूल्यवान है। प्रभावशाली चालों पर ध्यान केंद्रित करो, अंतहीन परिश्रम पर नहीं। पांचवा, परफेक्ट इकोनॉमी की कला में महारत हासिल करो। एक सफल रणनीति तुम्हारे संसाधनों को संरक्षित करने और उनके प्रभाव को अधिकतम करने के बीच संतुलन है। ऊर्जा बचाओ, केवल वही लड़ाइयां लड़ो जो आवश्यक हैं। कमजोरियों को लक्षित करो। अपने विरोधी के कमजोर बिंदुओं की पहचान करो और अधिकतम प्रभाव के लिए वहां हमला करो। बाधाओं का लाभ उठाओ, सीमाओं को नवाचार को बढ़ावा देने दो, इसे बाधित न करने दो। साथ ही अपने विरोधी के संसाधनों को खत्म करने के लिए काम करो, उन्हें अकुशलता में मजबूर करो। व्यावहारिक सुझाव, किसी भी चुनौती से पहले अपने संसाधनों का आकलन करो और तय करो कि कहां ध्यान केंद्रित करना है। अंतहीन संभावनाओं का पीछा करने के बजाय अपनी योजनाओं को अपनी ताकतों के साथ संरेखित करो। सच्ची जीत तुम्हारे संसाधनों को खत्म करने से नहीं, बल्कि उन्हें सटीकता और उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करने से आती है। अपनी सीमाओं को पहचानो, महंगी सगाइयों से बचो और फोकस के साथ कमजोरियों का फायदा उठाओ। हर लड़ाई तुम्हारे समय, ऊर्जा या संसाधनों के लायक नहीं है। सावधानी से चुनो और सुनिश्चित करो कि हर कदम मायने रखता है। 9वीं रणनीति कहती है, पासा पलट दो। 1944 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति अभियान के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अपने विरोधियों से निरंतर हमलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उन पर कीचड़ उछाला, इस उम्मीद में कि वे भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे। रूजवेल्ट चुप रहे जब तक कि उन्होंने उनके कुत्ते पर हमला नहीं किया। उनकी विनोदपूर्ण प्रतिक्रिया ने हमले को क्षुद्र और हताश के रूप में फिर से तैयार किया, उनके विरोधियों को शर्मिंदा किया, जबकि जनता का समर्थन जुटाया। पीछे रहकर रूजवेल्ट ने अपने विरोधियों को अति विस्तार में लुभाया, उनकी कमजोरियों को उजागर किया और खुद को ऊपरी हाथ दिया। सच्ची शक्ति अक्सर संयम में निहित होती है। प्रतीक्षा करके, अवलोकन करके और सही क्षण पर हमला करके तुम अपने विरोधी की आक्रामकता को उनके पतन में बदल सकते हो। लड़ाइयों में, चाहे युद्ध के मैदान पर हो, व्यापार में हो या जीवन में, पहले चलना अक्सर तुम्हें नुकसान में डालता है। तुम अपनी रणनीति का खुलासा करते हो, अपने विकल्पों को सीमित करते हो और अपने विरोधी को ढलने का समय देते हो। जब तुम्हें रक्षात्मक स्थिति में मजबूर किया जाता है तो कुंजी घबराना नहीं है, बल्कि गणना की गई रणनीतिक चालों के साथ जवाब देना है। पहले चलना गलती हो सकती है। इतिहास दिखाता है कि रक्षक अक्सर हमलावरों पर विजय प्राप्त करते हैं। रक्षा लचीलापन, धैर्य और रणनीतिक जवाबी हमले की अनुमति देती है। पहले कार्य करना तुम्हारी रणनीति को उजागर करता है। तुम्हारी योजनाएं अनुमानित हो जाती हैं, तुम्हारे विरोधी को ढलने का कमरा देती हैं, तुम्हारी ऊर्जा और संसाधनों को निकाल देता है। जल्दी आगे बढ़ना तुम्हें अति विस्तारित छोड़ सकता है, तुम्हारे विरोधी को नियंत्रण देता है। प्रतीक्षा करना उन्हें पहले कार्य करने के लिए मजबूर करता है,
उनकी कमजोरियों को उजागर करता है और एक निर्णायक जवाबी हमले के लिए अवसर बनाता है। दूसरा, चुप्पी और धैर्य की शक्ति। एक सफल जवाबी हमले की नींव संघर्ष के क्षणों के दौरान अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने में निहित है। जबकि तुम्हारा विरोधी निराश और चिड़चिड़ा हो जाता है, शांत रहना ऊपरी हाथ पाने की कुंजी है। चुप्पी एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। यह विरोधियों को परेशान करती है और उत्तेजित करती है, उन्हें अधिक प्रतिक्रिया देने और अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। संयम बनाए रखकर तुम स्थिति की गति और दिशा पर नियंत्रण को अपनी तरफ मोड़ते हो, उनकी आक्रामकता को अपने फायदे में बदलते हो। तीसरा, वापस पकड़ना मुश्किल है। मनुष्य सहज रूप से हमलों का जवाब देना चाहते हैं, इस डर से कि चुप्पी उन्हें कमजोर दिखाती है। लेकिन इस आग्रह का विरोध करके तुम संघर्ष की गति और दिशा पर नियंत्रण प्राप्त करते हो। उदाहरण के लिए, अपने करियर की शुरुआत में रूजवेल्ट खुद अत्यधिक आक्रामक थे, आलोचना का तुरंत जवाब देते थे। अनुभव के साथ उन्होंने सीखा कि चुप्पी उन्हें अपनी शर्तों पर कार्य करने की अनुमति देती है, अधिक प्रभाव के साथ प्रतिक्रियाएं देती है। चौथा, जवाबी हमला। जब तुम्हारा विरोधी अपना हाथ प्रकट करता है तो तुम्हारा जवाबी हमला तीखा और निर्णायक होना चाहिए। उनकी आक्रामकता को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों जैसे गुस्सा या लालच को उन्हें जाल में ले जाने दो। उनकी कार्रवाइयों को प्रतिबिंबित करो। उन्हें निराश करने और अस्थिर करने के लिए उनके व्यवहार को दर्पण करो। पांचवा, रोजमर्रा की जिंदगी में रणनीति को लागू करना। जवाबी हमले की रणनीति युद्ध या राजनीति से कहीं आगे फैली हुई है। यह रोजमर्रा की स्थितियों में एक मूल्यवान उपकरण है। बातचीत में दूसरे पक्ष को पहले बोलने दो ताकि उनकी प्राथमिकताओं का पता चल सके, जिससे तुम्हें लाभ मिले। तर्कों में शांत रहना भावनात्मक विरोधियों को निरस्त करता है, उन्हें अति विस्तार या खुद का खंडन करने के लिए मजबूर करता है। नेतृत्व में कार्य करने से पहले अवलोकन करना तुम्हें ताकत और कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देता है, स्मार्ट निर्णयों को सक्षम करता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में धैर्य और संयम शक्तिशाली उपकरण है। प्रतिष्ठा प्रबंधन में मापी गई प्रतिक्रियाएं सार्वजनिक धारणा को बढ़ाती हैं, तुम्हें विचारशील और रणनीतिक के रूप में प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक सहानुभूति में शांत पीड़ित अक्सर आक्रामक हमलावर पर पक्ष जीतता है। जवाबी हमले की सच्ची शक्ति धैर्य में निहित है। अपने विरोधी को पहले कार्य करने दो, उनकी कमजोरियों को प्रकट करो और उनकी ऊर्जा को खत्म करो। फिर सटीकता के साथ उनकी स्थिति के दिल पर हमला करो। चाहे बातचीत में हो, नेतृत्व में हो या व्यक्तिगत संघर्षों में, चुप्पी और संयम तुम्हारे अंतिम उपकरण है। जो अंत में हमला करता है वह हमेशा सबसे अच्छा हमला करता है। 11वीं रणनीति कहती है, समय के लिए स्थान का व्यापार करो। चीनी गृह युद्ध के शुरुआती दिनों में माओ के कम्युनिस्टों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय अगर राष्ट्रवादियों ने उनका पीछा किया होता तो वे संभवतः जीत जाते। हालांकि यह वापसी आत्मसमर्पण का कार्य नहीं थी, बल्कि पुनर्गठन करने, किसानों को एकजुट करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक गणना की गई चाल थी। 1949 तक कम्युनिस्टों ने भारी समर्थन के साथ राष्ट्रवादियों को निर्णायक रूप से हराते हुए ज्वार को पलट दिया था। कभी-कभी अपने विरोधी को एक छोटी जीत देना एक बड़ी जीत के लिए खुद को स्थिति में रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने दुश्मन को निराश करके और सगाई की शर्तों को निर्धारित करके तुम लाभ प्राप्त करते हो, जबकि उनकी स्थिति को कमजोर करते हो। जीत के लिए हमेशा सीधे टकराव की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे चतुर चाल पीछे हटना है, आत्मसमर्पण में नहीं, बल्कि समय हासिल करने और अपने विरोधी के पतन के लिए मंच तैयार करने के लिए। यही रणनीति 11 का सार है। अगर तुम्हारा विरोधी सगाई को मजबूर करता है तो रणनीतिक पीछे हटने के प्रमुख सिद्धांत हैं, जो गैर कार्रवाई को एक फायदे में बदल देते हैं। पहला, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को रोको।
पीछे हटना अक्सर कमजोरी के संकेत के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि रणनीति के दायरे में यह अपार शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन हो सकता है। पीछे हटकर तुम पुनर्प्राप्त करने, पुनर्मूल्यांकन करने और अपने विरोधी को खुद को अति विस्तारित करने की अनुमति देने के लिए मूल्यवान समय प्राप्त करते हो। अपने दुश्मन को आगे बढ़ने दो। समय अक्सर क्षेत्र से ज्यादा मूल्यवान होता है। उनका अति आत्मविश्वास और अधीरता कमजोरियों को उजागर करेगी, जिनका तुम फायदा उठा सकते हो। दूसरा, अति विस्तार का फायदा उठाओ। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एक रणनीतिक पीछे हटना तुम्हारे दुश्मन को अपने संसाधनों को फैलाने के लिए मजबूर करता है, उन्हें गलतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। समय के साथ उनकी अधिकता थकान, खराब निर्णयों और अंततः पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि वे ऊर्जा और आपूर्ति के जरिए जलते हैं। तुम शांत रहते हो, सही क्षण के लिए ताकत को संरक्षित करते हो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीका में इस रणनीति का एक आकर्षक उदाहरण सामने आया। अंग्रेज कमांडर जनरल स्मट्स को जर्मन बलों का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व कर्नल पॉल वॉन लेटो वॉरबेक कर रहे थे। स्मट्स एक त्वरित जीत की उम्मीद करते हुए बहुत छोटी जर्मन सेना पर आगे बढ़े, उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें जल्दी से खत्म कर देंगे ताकि उनकी सेनाएं युद्ध के अधिक महत्वपूर्ण थिएटरों में जा सके। सगाई करने के बजाय पॉल वॉन लेटो ने अपने लोगों को एक रणनीतिक पीछे हटने पर ले गए, लगातार एक कदम आगे रहते हुए। स्मट्स यह मानते हुए कि उसका दुश्मन कोने में था, उसका पीछा नदियों, पहाड़ों और जंगलों में किया। इस प्रक्रिया में स्मट्स की सेना निरंतर खोज से थक गई, जर्मन बलों से छोटे लेकिन निरंतर हमलों से मनोबल गिर गया। समय के साथ भूख, बीमारी और क्षीणता ने बिना किसी एक बड़ी लड़ाई के स्मट्स की सेनाओं को तबाह कर दिया। तीसरा, गैर सगाई को एक हथियार में बदलो। रणनीतिक वापसी हमलावरों को भ्रमित और निराश करती है, अक्सर उन्हें आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए धक्का देती है। उदाहरण के लिए, बातचीत से दूर चलना दूसरे पक्ष को अपने रुख पर पुनर्विचार करने और बेहतर शर्तों की पेशकश करने के लिए मजबूर कर सकता है। चौथा, समय को नियंत्रित करने के लिए स्थान का त्याग करो। अपने दुश्मन को जमीन लेने या लाभ बनाने की अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि वे जीत गए हैं, जबकि तुम्हारा दुश्मन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए संसाधनों को खर्च करता है। तुम अपना संरक्षण कर सकते हो, जवाबी हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हो। खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना संभव है, बर्बाद समय नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यापार में यह तब स्पष्ट होता है जब एक छोटी कंपनी सीधे प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाती है, एक बड़े प्रतियोगी को अधिक पहुंचने की अनुमति देती है। जैसे जैसे बड़ी कंपनी अधिक निवेश करके अपने संसाधनों को खत्म करती है, छोटी कंपनी संरक्षित और चुस्त रहती है। समय स्थान से ज्यादा मूल्यवान है। तुम खोई हुई जमीन को फिर से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन समझदारी से बिताया गया समय एक स्थायी लाभ है। निराशा एक हथियार के रूप में एक रणनीतिक पीछे हटना तुम्हारे विरोधी को अनुमान लगाने के लिए छोड़ देता है, उनके अति विस्तार या गलतियां करने की संभावना बढ़ाता है। उद्देश्य के साथ पीछे हटो। एक नियंत्रित वापसी कमजोरी नहीं, ताकत दिखाती है। हमेशा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखो। ये रणनीतियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की हर लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने की कला चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन की 3 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। हर रणनीति तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है, कैसे अपने दुश्मनों को पहचानना और उनसे निपटना है, और सबसे जरूरी, कैसे खुद पर विजय पाना है। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने डर, शक और आलस्य को हरा दोगे,
तभी तुम बाहर की दुनिया में सच्ची सफलता पा सकोगे। ये रणनीतियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगी, चाहे तुम करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्तों में सुधार लाना चाहते हो या फिर अपनी सच्ची क्षमता को खोलना चाहते हो। तो अब तुम्हारी बारी है। इन रणनीतियों को सिर्फ पढ़ो मत, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारो। हर दिन एक नई लड़ाई है, हर पल एक नया अवसर। और जब तुम इन रणनीतियों को अपना हथियार बनाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर आपको यह सीख पसंद आई हो तो ऑडियो बुक सन 7 पर और ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।